बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 9th फिजिक्स चैप्टर 3 डायनेमिक्स को कंटिन्यू किया था। आज हमने उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट की। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट को समझें। कहते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम इससे पहले का टॉपिक था जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। डिटेल मैंने उस पर वहाँ पे दी है। यानी एक ऐसा सिस्टम हो जिस पर बाहर से एक्सटर्नल जितनी भी फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो, तो ऐसा फोर्स और बॉडीज उसमें जो बॉडीज हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हों, उसका जो मोमेंटम होगा वो हमेशा जो है रिमेन कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। जो पहले था या बाद में आफ्टर कोलिजन वो सब जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, इसको जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट को से पहले एक चीज़ आ जाती है कोलिजन। ठीक है, कोलिजन क्या है इसको समझें। एन इवेंट ड्यूरिंग विच, एक ऐसा इवेंट जिसमें पार्टिकल्स क्या हों, ये आपके पास क्या चीज़ है, कोलिजन है। तो एन इवेंट विच ड्यूरिंग विच पार्टिकल कम टू ईच अदर एंड इंटरेक्ट बाय मीन्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कोलिजन। एक ऐसा इवेंट जिसमें यानी पार्टिकल का, जिसमें पार्टिकल क्या हो, एक दूसरे के करीब आ जाए और वो इंटरेक्ट कर जाए। ठीक है, किसके लिए, बाय मीन्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के की वजह से, इंटरेक्टिंग बाय मीन्स ऑफ फोर्स। द फोर्स ड्यू टू कोलिजन आर एज्यूम टू बी मच लार्जर देन एक्सटर्नल फोर्सेस। जो फोर्सेस हैं ड्यू टू कोलिजन उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो लार्जर है, किसकी बनिस्बत, बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट, जो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी उसकी बनिस्बत लार्जर फोर्सेस जो है, दी फोर्स ड्यू टू कोलिजन जो है उसको हम लार्जर एज्यूम करेंगे। तो कोलिजन एक यूज समझ ऐसा इवेंट है कि जिसमें पार्टिकल आपस में करीब आते हैं और इंटरेक्ट कर जाते हैं बाय मीन्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं लॉ ऑफ स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो एक्सप्लेनेशन है। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको इसकी स्टेटमेंट की सही से जो है समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा समझते हैं एक्सप्लेनेशन को। कि एक्सप्लेनेशन जो है सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास m एंड मास 2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 u2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के बॉडीज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जिनको एक को हमने नाम दिया है ए का और एक को हमने नाम दिया है बी का, और इनके कुछ मास हैं। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट ए है उसका मास m1 है, जो ऑब्जेक्ट बी है उसका मास m2 है। इसी तरह जो m1 है या ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी u1 है, जबकि जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी u2 है। तो दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है कि ये सपोज करें हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, उसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्ट बी है, उसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बिफोर कोलिजन जो है एक दूसरे के करीब वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इंटरेक्ट होने के लिए। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इस को देखें बिफोर कोलिजन का जो केस है, या बल्कि मैं इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि अब क्या होता है कि जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट होने के बाद यानी कोलाइड कर जाते हैं, तो आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो जिसका मास m1 था वो मूव कर जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, वो कुछ और वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएगा। जबकि ऑब्जेक्ट बी जो था जिसका मास m2 था उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी v2। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये इंटरेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैं सिंपल अंदाज में अगर आपको जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि देखिए हमारे पास दो बॉडीज़ हैं,
ये वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। कोलिजन के उससे पहले उनकी वेलोसिटी u1 u2 थी, ठीक है। जब कोलाइड कर जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, पहले अगर हम डिस्कस करें बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन द वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। तो बिफोर कोलिजन के केस में क्या होता है कि बिफोर कोलिजन जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी u1 है, जबकि m2 जो है यानी जिसका जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी u2 है। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम दोनों के लिए पहले डिस्कस करें कि बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम क्या था, बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम क्या था, तो इसको पहले देखें। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, जो इनिशियल मोमेंटम था वो होगा पी आई इज इक्वल टू m1 ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए का जो इनिशियल मोमेंटम था, यानी ये बिफोर कोलिजन का केस है, अभी तक ये कोलाइड नहीं हुए। बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट ए का जो मोमेंटम होगा वो इस चीज के बराबर होगा, पी आई इज इक्वल टू m1 u, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू वो कितना होगा, वो होगा m2 uv। आप देखें ना, मोमेंटम हमें पता है किस दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटीज। तो ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन वो ui है, ऑब्जेक्ट बी की जो है वो ui, यानी ये ui नहीं बल्कि हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है, ये u1 u2 है, ठीक है। ये u1 और ये u2। तो ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन m1 u1 है, जबकि बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है वो है m2 u2, ठीक है। अच्छा, अब देखें, टोटल जो इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो बराबर होगा m1 u1 के प्लस m2 u2 के। यानी ये जो केस है फिलहाल ये बिफोर कोलिजन का है कि अभी तक बॉडी ने इंटरेक्शन नहीं की, अभी तक कोलाइड नहीं हुई। तो बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए की थी वही ऑब्जेक्ट बी, यानी जो इनिशियल मोमेंटम है वो उनका जो है बराबर होगा किस चीज़ के, m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखिए, अब क्या होता है कि बॉडी इंटरेक्ट कर जाती है, बॉडी जो है कोलाइड हो जाती है। तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी जाहिर बात है चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी चेंज टू v1 एंड v2। तो उनकी जो वेलोसिटीज हैं आफ्टर कोलिजन वो चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ए की जो u1 वेलोसिटी थी वो v1 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी u2 थी वो v2 हो जाएगी। तो आफ्टर वेलोसिटी में चेंज आने से जाहिर बात है उसकी जो मोमेंटम है उसमें भी चेंज आ जाएगा। तो अब आफ्टर कोलिजन हम कहते हैं कि अब उसका फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल था बिफोर कोलिजन, अब फाइनल मोमेंटम जो होगा ऑब्जेक्ट ए का वो बराबर होगा पी एफ इज इक्वल टू m1 v1। यानी आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए का जो है इस चीज के बराबर होगा, जिसको हमने m1 v1 का नाम दिया। m1 ऑब्जेक्ट 1 का मास, v1 ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी का m2 v2, पी एफ इज इक्वल टू m2 v2। m2 जो होगा ऑब्जेक्ट बी का मास, v2 ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जो है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो कितना होगा, या फाइनल टोटल फाइनल मोमेंटम वो बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों अब हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिया। यानी बॉडी जब कोलाइड नहीं हुई उससे पहले का मोमेंटम हमारे पास टोटल जो इनिशियल होगा वो इस चीज़ के बराबर है। जब बॉडी कोलाइड कर गई आफ्टर मोमेंट जो है कोलिजन, उनका फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या होगा वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ये जो है m1 v1 प्लस m2। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। यानी जो दो बॉडीज थी कोलाइड से पहले जो उनका मोमेंटम था आफ्टर कोलिजन भी वही मोमेंटम होगा। तो असल में कहानी लॉ का जो कंजर्वेशन है वो कंजर्व जो वर्ड्स है इस अनचेंज, यानी कंजर्व रहेगा एज अ होल सिस्टम का मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसके मोमेंटम में।
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के ही बराबर होगा। यानी बॉडी कोलाइड से पहले, कोलाइड के बाद जो कोलाइड हुई तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम आपस में बराबर होंगे, रिमेन सेम रहेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहते हैं, सिंपल सी उसकी यही स्टेटमेंट है। अच्छा, अब देखिए फाइनल मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया था वो इस चीज़ के बराबर है, इज इक्वल टू जो इनिशियल मोमेंटम था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये इक्वेशन बन गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कि कोई भी ऐसा सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो, कि देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखे आइसोलेटेड सिस्टम, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज का हो जो इंटरेक्ट हो रहे हैं आपस में, तो उनका जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम, वो हमेशा रिमेन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये फार्मूला या इक्वेशन आपने याद रखनी है, इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। यानी आपको सपोज करे कहा जाता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज हैं, उनका एक आपको मास दिया गया है, दूसरे का मास आपको नहीं दिया, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज भी दी गई हैं, फाइनल वेलोसिटीज भी दी गई हैं, और आपसे कहा जाए ऑब्जेक्ट ए का मास कैलकुलेट करें, तो आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप m1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, m2 को, v2 को, vi, जो भी वेलोसिटीज आपसे पूछी जाए वही आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन चीज से आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। आपने जो है इसको भी याद रखना है, इससे आपको वेलोसिटीज, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी का भी कह सकता है कि ये हमें फाइंड आउट करके दें। इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल इससे आ सकते हैं बन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो था सिंपल था कि जब बॉडीज क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं या इंटरेक्ट करती हैं, तो जो उनका मोमेंटम होता है वो रिमेन सेम रहता है, सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर उसी की हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दी। हमने दो बॉडी को कंसीडर किया, बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज मास और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज, फिर इंटरेक्ट होने से पहले उनका मोमेंटम कैलकुलेट किया, फिर इंटरेक्ट के बाद जो फाइनल मोमेंटम था उसको कैलकुलेट किया, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करके हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल सा जो है एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपने याद करना है, इसी तरह आप अपने पास इसको नोट भी कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।